प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीट 2017 वाला जो पेपर है उसके अंदर विज्ञान का जो पार्ट है यानी 30 क्वेश्चन हम उनका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और उससे जुड़ा नया क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से उस टॉपिक से रिलेटेड जो सब टॉपिक है विभाजन जिनका किया गया है वो टॉपिक भी हम साथ साथ में ले लेते हैं ताकि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो हम सबसे पहले इसके अंदर आपके सामने 2017 वाला पेपर है लेवल 2 का रीट का, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121। ये 121 जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने पूछा है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, सी अंतःप्रद्रव्य जालिका और हरित लवक। इसके अंदर बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्वेश्चन आपके कहाँ से मिला है 121 वाला, जंतु कोशिका का ये नामांकित चित्र है। और इसके अंदर आपको पता है कि ये जो दिख रहे हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन शक्ति ग्रह कहते हैं, आपको पता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ये नाम दिया है ये बेंदा ने दिया, ध्यान रखना। कोलिकर ने तो खोज की है लेकिन नाम जो है वो बेंदा ने दिया। अब इसके अंदर जो क्रिस्टी वाली बात है ये दे रखा है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर आप देख लो ये जो डायग्राम बता रखा है ये इसके अंदर ये जो क्रिस्टी बता रखा है क्रिस्टी, ठीक है। तो इसलिए हमारे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का ये पोर्शन अपने को याद रखना चाहिए। 122 नंबर का जो क्वेश्चन है कीटाहारी पादप कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पादपों में पोषण वाला टॉपिक है उसमें से लिया गया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कुस्कुट्टा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रापा जिसको इंडियन पाइप भी कहते हैं, ओरोबैंकी। लेकिन इसका सही आंसर है आपके बी वाला। और ये जो टॉपिक है डायरेक्ट छोटी क्लास वाले किसी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, आपको इसको 11th की जो है बुक है उस बुक के अंदर 22वां चैप्टर है पादपों के अंदर पोषण वाला, उसके अंदर मिलेगा। और सही आंसर है यूट्रिकुलेरिया। हालांकि 9th बुक में 9th वाले जो बुक है पोषण वाली इसमें दे रखा है पोषण के प्रकार, जिसके अंदर सब अलग अलग दे रखे हैं ये कि वही शाकाहारी मांसाहारी है ना, इसमें दब दे रखे हैं सर्वाहारी परजीवी। तो ये इसके अंदर जैसे खासतौर से परजीवी आपको मालूम होना चाहिए, प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, फीताकृमि, अमरबेल, ये इसके अंदर आते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। एक इसके अंदर स्वपोषी वाली बात जो बात कर रहा हूँ मैं, स्वपोषी हरे पौधों में क्लोरोफिल पदार्थ होता है अपने को पता है। और इसके अंदर खास तौर से स्वपोषी के अंदर इसने लिया है कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु और तांबा जीवाणु। आपको इन दोनों को अच्छी तरह याद रखना है। सल्फर जीवाणु और तांबा जीवाणु क्या है, ये स्वपोषी है। ये लोहे, गंधक और नाइट्रोजन युक्तों का ऑक्सीकरण करके उससे प्राप्त ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी भी कहते हैं। तो ये तांबा जीवाणु और सल्फर जीवाणु जो है ये दोनों ही आपके स्वपोषी है, ऑटोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 123वां, सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है। ये कह रहा है बुध, शुक्र, मंगल और शनि। हमें पता है, हम ऑप्शन जानते हैं सी मंगल ग्रह इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो आपके 8वीं क्लास की बुक है जो CBSE यानी NCERT की, ये विज्ञान की बुक है। और इसके अंदर आपको दे रखा है ये, इसके अंदर आपके बृहस्पति चल रहा है और ये आपके पृथ्वी और ये आपके मंगल का दे रखा है इसके अंदर, ये मंगल ऊपर। और यहाँ ये कह रहा है कि मंगल ग्रह जो होता है इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और इसके 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये आपके अंदर सौरमंडल वाला पार्ट जहाँ भी होगा उसके अंदर मिल जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा ग्रहों के बारे में थोड़ी सी सही चीज़ें मिल जाए। जैसे आपको पता होगा ये आपके बुध है, पूरा चित्र दे रखा है इसके अंदर। ये आपकी वही बुक है आपके कक्षा 6 वाली छोटी सी बुक,
तो रहने वाली इसके अंदर आप देखो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, शुक्र के बारे में दे रखा है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का हमें पता ही है, और बृहस्पति जो है ये इसके अंदर ये इतना बड़ा है कि 318 पृथ्वी समा सकती है इसके अंदर, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके कुल 16 उपग्रह है, और शनि जो है, शनि की बात करें तो ये सूर्य के 9 ग्रहों में शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी संरचना वलयाकार अपने को पता ही है, और इसके अंदर 95 पृथ्वियाँ इसके अंदर समा सकती है, ये भी इतना बड़ा है। और इसके सर्वाधिक जो 22 उपग्रह ज्ञात हैं, और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टिटोन है। ये ऐसे क्वेश्चन हमें इनके बारे में पढ़ लेने चाहिए। और दो बातें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अरुण जो है, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की है, ध्यान रखना, दूरबीन से देखने पर यह हरे रंग का है। फिर जैसे वरुण और यम, जैसे इनको अपन जानते हैं, लगभग हटा दिए इनको, ठीक है, तो इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। एक आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अंदर ये पृथ्वी है, और ये है बृहस्पति, और पृथ्वी के बाद में मंगल, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए एक ये चौड़ी पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये प्रश्न आपके इसके अंदर बन सकता है, यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनको अपन क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 124, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्कीम, डिस्टेंसली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्कीम, डिस्टेंटली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघु पथ। और ये जो है एक तरह से आपको कहाँ मिलेगा, ये आपकी जो 8th क्लास की बुक है, जिसको मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, इस बुक के अंदर जो रोग और उपचार वाला पार्ट है, इसके अंदर ये क्षय रोग है, और इसके अंदर दे रखा ये डॉट्स के नियंत्रण में रहना, ये इसका मेन टॉपिक है, डॉट्स क्षय रोग से संबंधित। इसके अलावा ये एक बुक और है मेरे पास छोटी सी, जो पहले चलती थी 9th क्लास में, खास तौर से इसके अंदर जो प्रश्न पूछा है वो इसमें दे रखा है कि रोग के उपचार के लिए सरकार अब डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म, ये इसके अंदर इसका दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये दोनों बुक में इसका आंसर है। 125वां क्वेश्चन है, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? पहला ऑप्शन है अनाज, मिलेट, दालें, बी सब्जियां और फल, सी दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछलियां, और डी तेल, वसा और दृढ़ फल और तिलहन। तो देखिए सही ऑप्शन इसके अंदर डी है, ये आपके सबसे अधिक मतलब किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा का प्रचुरतम साधन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये आपके 7वीं की बुक है विज्ञान की, और इसके अंदर वसा की इसमें दे रखा, शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा के जो प्रकार है वो उसमें दे रखा, देखो मूंगफली है, तिल है, नारियल, काजू, अखरोट, दूध, अंडा, मांस, मक्खन, यानी जो हमारा ये ऑप्शन है वो ही इसको एकदम मजबूती से देगा, तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। तो ये आपका सही आंसर है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ये जो याद रखें आप, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर ख़ास तौर से स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त चीज़ें हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम, ठीक है। तो ये जिस कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो भी इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके डी वाला ऑप्शन सही है, तेल, वसा, दृढ़ फल, तिलहन, इनसे ज़्यादा आपको प्रति कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा अधिक मिलेगी। 126 वाला क्वेश्चन है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है, बी, यह एक तंत्रिका हार्मोन है, सी, यह ग्राफी पुटक से स्रावित होता है,
और यह FSH के साथ संक्रमण नहीं दर्शाता। दरअसल यहाँ ये LH के नाम से जाना जाता है और ये नर और मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को लीड करता है खास तौर से, और इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है कि यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये छोटी क्लासों में नहीं मिलेगा, ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो वाला चैप्टर और ये 11th की जो है बुक है उसके अंदर ये टॉपिक मिलेगा। फिर आता है 127, ये कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। तो इसके अंदर खास तौर से जो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, विषम युग्मन और असंगत जनन। आप ध्यान से देखें, लैंगिक और अलैंगिक दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है एकांतरण की कार्यनीति, वो आपके हेट्रोगेमी कहलाएगा। विषम युग्मन ये आपको 9th क्लास की जो बुक है उसके अंदर जंतुओं में जनन वाला जो पार्ट है जैसे ये, वो उसमें काम आएगा। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं वो विषम युग्मन कहलाते हैं, और ये हाइड्रा के अंदर ऐसा होता है। ये जो 9th की बुक है विज्ञान की पुराने वाली, हाइड्रा में जनन बता रहा कि बहुकोशिक जीवों जैसे हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। ये बता रखा लैंगिक अलैंगिक, और ये इसके अंदर बता रखा है पूरा इसका डायग्राम में। ये बता रहा है कि सामान्यतः फरवरी और मार्च माह में हाइड्रा के शरीर पर गांठों के रूप में नर और मादा जननांग, वृषण और अंडाशय का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये हाइड्रा के अंदर दोनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है। अब यहाँ आपके 128 से लेकर के और ये 137 तक जो है वो पेडागोजी क्वेश्चन है, जिसको मैं इस साइंस के पोर्शन के बाद लेता हूँ। हम चलते हैं 138 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8.45 न्यूटन, 7.35 न्यूटन, 6.85 न्यूटन और 9.8 न्यूटन। अब इसको आपको कैसे करना है आप देखिए। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो m मास का है और ये जो है इस तरीके से किसी पर खास जगह से सस्पेंडेड है, तो इस पर नीचे की तरफ जो इस पर फोर्स करेगा वो F = mg न्यूटन कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। ये बना कैसे है आपको पता हो तो फिजिक्स में F = ma होता है, जहाँ a आपके त्वरण है, ठीक है, जिसको रेखीय त्वरण कहते हैं, और ये आपके द्रव्यमान है। ठीक है, और यहाँ क्योंकि नीचे लटका हुआ है पिंड, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे a की जगह गुरुत्वीय त्वरण काम आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में m दे रखा है वो आपके 0.75 किलोग्राम दे रखा है, 0.75 किलोग्राम। तो आपके F जो काम करेगा वो mg यानी कि 0.75 × 9.8, क्योंकि आपको पता होगा g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ये मान आप इसके अंदर पुट करें और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और 9.8 को, तो आपके इसके अंदर इसने जो पूछा था कि डोरी द्वारा कितना बल लगेगा, पिंड पर कितना बल लगेगा, तो ये बी वाला ऑप्शन है 7.35 इसके अंदर आ जाएगा आराम से, 7.35 न्यूटन। बहुत ईजी काम है, ये ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। 139 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दोलन करते हुए सरलोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो बी वाला है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ये आप देखिए, ये 10th क्लास की विज्ञान की बुक है और इसके अंदर ध्यान से अगर हम पढ़ें
तो क्लियर लिखा है, यह का डायग्राम है, ये एक लोलक है, सरलोलक, और ये इसकी माध्य स्थिति है ए पर, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ध्यान से अगर देखो तो ये बी पॉइंट पर कह रहा है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और माध्य स्थिति पर क्या कह रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी यहाँ और यहाँ अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, और यहाँ जो होगी वो उसकी ए पर माध्य स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ये दे रखा है माध्य स्थिति पर लोलक की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गतिज ऊर्जा उसकी अधिकतम होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को वैसे ये दे रखा है, आंसर ये सही आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपके एक पिंड को, आप m मास का पिंड है और ये आपके अर्थ है, और अर्थ से आप मतलब पृथ्वी, और यहाँ से किसी पिंड को आप अगर h ऊंचाई पर ले जाते हो, ठीक है, तो उस केस में इस पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो U = हमेशा आप ध्यान रखें mgh होती है, ठीक है। अब क्योंकि मतलब एक तरह से किस पर डिपेंड कर रही है, इसके अर्थ से इसकी ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। देखो आप h जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे u बढ़ेगा, आपका क्लियर दिख रहा है, h बढ़ेगा। तो हमारा जो माध्य स्थिति वाला ये लोलक है, ये इसकी जो माध्य स्थिति है इसकी, और ये इसकी जो है विस्थापन वाली स्थिति है, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो उसकी जो हाइट है इस तरीके से h न्यूनतम हो जाएगी, लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा ये आपकी इसकी h कहलाएगी दोनों तरफ हाइट ये। तो पिंड जैसे अर्थ से ऊपर जाता है तो उसका विस्थापन अधिकतम हो जाता है h, है ना, h उसका मैक्सिमम हो जाता है, और इस वजह से उसकी u जो है वो u यानी कि स्थितिज ऊर्जा वो आपके क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये थ्योरी आपको ध्यान में रखनी होगी स्थितिज ऊर्जा के लिए। 140वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। यहाँ इसने 4 ऑप्शन दिए, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में, और ये जो रेडबर्ग क्या है जो भी है उसके अंदर दिया है। लेकिन आपके ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि इसको इसने इसमें दे रखा है सी और बी दोनों ही जो है इसने दे दी है ऑप्शन में, लेकिन इसको हटा दिया है क्वेश्चन को। इसमें बता रखा है किसी भी वस्तु का ताप जो है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। ये खास बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी, ये वाली बात है ना। 273 डिग्री है जो उसमें अपन परम ताप में बदलते हैं, तो उसके अंदर वो 273 जोड़ लेते हैं अपन, लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं करना है। मैं आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपको ख़ास तौर से डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। C यानी सेल्सियस C/5 = F-32/9। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना चाहिए। अब कितनी बार ये पूछता है कि किस ताप पर, क्वेश्चन क्या बनता है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन आता है कि किस ताप पर दोनों बराबर होंगे। हम इन दोनों की जगह मान लो कुछ भी लिख लेते हैं, T लिख लेते हैं, जैसे मान लो T/5 = T-32/9। अब इसको अपन सोल्व कर ले तो 9T = 5T - 32 × 160 हो जाएगा, है ना। तो ये 9 में से 5 गए तो ये 4T बराबर माइनस का 160, और 4 से इसको आप डिवाइड करें तो ये 4 चौक 16 यानी कि -40 डिग्री तापमान जो है उस पर ये दोनों बराबर होंगे। यानी इस ताप पर वो दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर सेम वैल्यू होगी इनकी। तो आपको इसमें से इस पर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाले को याद रखना चाहिए।
141 वाला क्वेश्चन है, 1 जूल जो है किसके तुल्य होगा? 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 1 पौन और 1 पौन में। मतलब ये इसको इसने बोनस में कर दिया। वो क्यों किया वो आप देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 1 जूल वास्तव में ये जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा की इकाई है। मैंने बताया जूल जो है वो कार्य की इकाई है ना, वर्क, जिसको हम बोलते हैं W, और W बराबर होता है F.D यानी कि बल इंटू विस्थापन, और बल होता है न्यूटन और ये विस्थापन होता है मीटर में। जब कभी आपको बल 1 न्यूटन लिया जाए, है ना, F बराबर 1 न्यूटन कर दिया जाए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा W बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो W इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब W इक्वल टू 1 जूल कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये आता है, तो ये इसके अंदर दे नहीं रखा आपके, ठीक है, ये आपके कैंसिल हो गया। फिर दूसरी बात एक और आती है कि जो पावर होती है, पावर यानी कि शक्ति, है ना, जिसको P से लिखते हैं, P बराबर VI फॉर्मूला होता है, और इसको शक्ति को लिखा जाता है किलो वाट घंटा। ये होता है 1 किलोवाट घंटा, है ना, तो 1 किलो का मतलब 1000 वाट इंटू घंटा को अपन लिख देंगे 60 इंटू 60, फिर इसको सेकेंड कर देंगे, तो ये आपके जो आएगा 3.6 इंटू 10 की घात कितना हो रहा 00, तो ये आपके 6 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो उस केस में आपके ये 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। तो ये जूल का रिलेशन आपको इन दोनों जगह बता दिया मैंने, और इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है इसमें एक भी करेक्ट नहीं है, तो इसको बोनस कर दिया गया। इसके अंदर होता है रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन क्लियर नहीं है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। आपको पता है या नहीं, आप देखना समतल दर्पण के लिए, जैसे यहाँ दे रखा कि 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु है, और आपको उतनी ही पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, मतलब उतनी जितना वास्तव में वो लंबा है उसको उतना ही लंबा देखना है। मतलब यहाँ क्या हुआ कि उस केस में अगर आपको पता हो तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता M जो होता है, जो वो होता है हमेशा 1, ठीक है। और ख़ास बात ये, इसका जो फॉर्मूला होता है M इक्वल टू H डेज अपॉन H, ठीक है। अब H डेज अपॉन H क्या है? H डेज आपके, ये तो है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये H जो है वो आपके बिंब की ऊंचाई है। अब ये कह रहा है कि आपको, मतलब वो कह रहा है कि भाई आपको H डेज भी वास्तव में बिंब कितना है, बिंब की जो है हाइट है वो आपके ये वाली आपके है H है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी आपके H के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ एक तरह से H बराबर H डेज हो गया, और उस केस में आप ये वैल्यू पुट करें तो ये M बराबर H डेज की जगह भी H रख लें, नीचे भी H रख लें, मतलब आप बिंब की ऊंचाई भी 2 मीटर और उसकी भी दोनों की सेम हो गई, तो ये 1 हो गया, और इसलिए आवर्धन क्षमता उसकी 1 हो गई। तो इसमें यही पूछा इसने कि देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर इसमें क्लियर दे दिया इसने, ये 1 मीटर इसका सही आंसर होगा। समझने की बात है, यहाँ इसके अंदर आवर्धन क्षमता वाला मामला बैठ रहा है, और इसलिए इस डेफिनेशन को वो आपसे निकलवाना चाह रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए मैंने यहाँ 2 तरह की तरंगें बता रखी है, दोनों के डायग्राम 1 और 2 बता रखे हैं। यहाँ इसने क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग रूप में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग प्रगामी के रूप में, और कण स्वरूप में। ये 4 ऑप्शन है, और सही आंसर इसके अंदर ये C बता रहा है, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में। अब यहाँ 2 बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। मैं आपको बता दूँ कि ये जो है तरंग संचरण की दोनों ही डायग्राम में तरंग संचरण की दिशा ये वाली है, इस तरीके से तरंग इस तरीके से आगे बढ़ रही है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, मतलब इसमें दो चीज़ें क्या है कि एक तो तरंग चल रही है, मतलब पहली बात तो हो गई आपके तरंग, और दूसरी हो गई खास तौर से माध्यम के कण। अगर माध्यम के कण इस प्रकार से चलते हैं ऊपर नीचे, है ना, ये इस तरीके से वो मूव करते हैं, ध्यान से अगर देखो तो इसमें हो क्या रहा है, तरंग संचरण की दिशा ये और माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तो तरंग संचरण की दिशा ये और माध्यम के कण ऊपर नीचे ऐसे गति कर रहे हैं, तो ये लंबवत हो गए, और ये जो है कहलाता है वो आपके अनुप्रस्थ कहलाएगा, ये अनुप्रस्थ, ठीक है, ये अनुप्रस्थ वाला मामला। और यहाँ जो है तरंग संचरण की दिशा ये है और माध्यम के कण भी इसी तरीके से मूव करें, आगे पीछे, ये इस तरीके से दोनों तरफ, है ना, ये इस तरीके से चलता हो, इस तरीके से यूँ चलता हो ऐसे, तो उस केस में ये हुआ कि तरंग माध्यम के कण जो है वो भी तरंग संचरण की दिशा में ही है, तो ये कहलाता है अनुदैर्ध्य। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों आपको समझ लेना है। और अब इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं। इसने कहा कि ध्वनि का संचरण, और सही माना इसने अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ नहीं माना है। तो इसको आप 9th की बुक से बताता हूँ मैं आपको अब कि ये दे रखा है अनुप्रस्थ तरंगे जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं, जो मैंने भी बताया, जैसे प्रकाश तरंगे तनी हुई रस्सी में संचरित ऊर्जा, और अनुदैर्ध्य में जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में ही होता है ना, तरंग संचरण की दिशा में होता है, जैसे दिया इसने स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे या ध्वनि तरंगे, तो ये ध्वनि तरंग वाला आपके इसमें दे रखा है सी वाला ऑप्शन है ये। और ये मैंने आपको बताया कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जिस दिशा में तरंग चल रही है उस दिशा में माध्यम के कण भी मोशन कर रहे हैं, और इसलिए ये अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसके अंदर सही ऑप्शन जो है वो डी वाला है, नाइट्रस ऑक्साइड, और वो इस 8वीं की बुक में दे रखा है, वो सब जगह मिल जाएगा। ये आपके टॉपिक था हरित गृह प्रभाव, जिसको पौधा गृह प्रभाव भी कहते हैं, और इसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो CO2 गैस इसके लिए मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें लिखा है कि जो खास तौर से ये जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, CO2 की वजह से अगर CO2 बढ़ती है तो इसमें देखा CO2 के अतिरिक्त मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को भी हरित गृह गैसें कहते हैं। ध्यान से देखना, CO2 इसके अंदर 60% होती है, मीथेन 20% होती है, CFC 14% है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अपने उसको जो कौन सी है ना उस परत को नुकसान पहुंचाती है ना, ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड वो सबसे कम होती है 6%। तो ये भी आपको पूरा सिस्टम याद रखना है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, आपको पता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ये आपको जानकारी है। तो ये हरित गृह के बारे में वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए इसी पार्ट के अंदर मैं एक खास टॉपिक ले रहा हूँ, अम्ल वर्षा। ये आप सभी ने पढ़ा है और आपको पता भी है, ये कह रहा है कि एक विनाशकारी प्रभाव है अम्ल वर्षा। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, खास तौर से जो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके लिए अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं, और अम्ल वर्षा के कारण, देखिए मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों के संगमरमर का संक्षरण होता है, और इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। खास तौर से ध्यान रखना, प्रश्न आपके बनेगा कि निम्न में से कौन एक संगमरमर कैंसर का कारण है। या तो वो डायरेक्ट अम्ल वर्षा दे देगा ऑप्शन में, या फिर वो ये जो अम्ल है इनके बारे में देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, या इन्हें में से कुछ चेंज करेगा। मतलब अम्ल वर्षा और सीधा संबंध किससे, संगमरमर कैंसर से है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। देखिए मैंने आपको बताया रासायनिक सूत्र के मामले में
इसने जो ऑप्शन पहले दे रखा है NH4N, NH4 ट्वाइस N3, NH4 थ्राइस N और NH4 थ्राइस N2। पिछले वाले पेपर में एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा था, जिसमें Al3+ और SO4 2 होता है, तो ये 3 इसके यहाँ जाता है और ये 2 जो है Al के साथ लग जाता है। और मैंने इसके काफ़ी एग्जांपल्स दिए थे, ये सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट। इसके अंदर मैं एक और बताना भूल गया था, तो वो मैं बता देता हूँ। 5 वाला नाइट्राइड, और ये होता है N3- है ना, N3-। तो अमोनियम का होता है NH4+ और नाइट्राइड इसका होता है N3-। तो इन दोनों से फॉर्मूला जो बना वो क्या बन जाएगा, मैंने कहा था आपको कि NH4 के ऊपर तो 1+ है, ठीक है, और नाइट्राइड को यहाँ लिखो, तो जो नाइट्राइड के ऊपर 3 था वो तो आपके NH4 के बाहर बैठ जाएगा, और NH4 के ऊपर 1 था तो ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। मतलब फाइनली क्या बन गया, ये NH4 थ्राइस N, ये आपके अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये इसके अंदर ऑप्शन में आपका C वाला दे रखा है, NH4 थ्राइस N। तो हमारे को ये इनकी ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखनी पड़ेगी, इनकी संयोजकताएँ किस पर कितनी है ये आपको ध्यान रखना। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइड, है ना, ये सब मैंने बता रखा है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ताकि रासायनिक सूत्र का जो एक क्वेश्चन वो हर बार पूछ रहा है वो आपके सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 146 जो है, ये देखिए आपके कृत्रिम रेशा डिक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल एक्रिलोनाइट्राइल, B एथिलीन ग्लाइकोल विनाइल क्लोराइड, C एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल, और D वाला है एथिलीन ग्लाइकोल एसीटोनाइट्राइल। C ऑप्शन इसका करेक्ट है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये 2021 के अंदर भी पूछा है, ये 2017 वाला पेपर है, और ये 21 के अंदर फिर से पूछा। और मैं आपको इस बुक से पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला पेज आप अगर मेरा पीछे वाला जो लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने ये अच्छी तरह से बताया था कि डेक्रोन क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। मैंने आयरलोन का बताया था एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से, और नाइलॉन के लिए बताया था मैंने एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन। तो ये नाइलॉन वाला भी आपको याद रखना है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन, और ये भी याद रखना है खास तौर से। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है एंटीऑक्साइड, एंटासिड जिसको कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कास्टिक सोडा, दूसरा है कास्टिक पोटाश, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लूनर कास्टिक। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है आपके ऑप्शन सही है, इसके अंदर सही आंसर है। और ये यूं का यूं क्वेश्चन आपके रीट 2022 के 21 के अंदर ही पूछा गया है, ये 17 वाला है, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका सही आंसर है। ये जो हमारे पाचन तंत्र पीएच के बारे में दे रखा है, जो आपको पता है कि हमारे उदर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में बनता है, और इसमें जब वो एसिडिक हो जाता है तो उसमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। और इसके अंदर लिखा देखो, एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये 10th की बुक में दे रखा है जो अभी NCERT की चलती है। देखिए कितने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है 148 वाला, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसके अंदर सही आंसर है D वाला एंथ्रासाइट। ये इसके अंदर जिसमें सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ये 8वीं की बुक है जिसके अंदर कोयले की कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट में 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट के अंदर 67% और बिटुमिनस के अंदर 80%। और ये लास्ट में जो एंथ्रासाइट है ये वाला आप देखिए एंथ्रासाइट, इसके अंदर 90 से 98% कार्बन होता है। तो इसको मैंने एक क्रम दे रखा है, और वो क्रम क्या दिया है इसके अंदर वो लिखा मैंने
पीली बीए, ये एक क्रम दे दिया है पीली बीए, और ये बढ़ता क्रम, कार्बन का बढ़ता क्रम है ना। ये सबसे अधिक कौन सा, पीली बीए, ठीक है। तो ये बढ़ता क्रम है कार्बन का, तो ये हमें याद रख लेना है, पीली बीए ये क्रम है। क्योंकि अभी तो केवल एक का पूछा इसने, क्या पता ये क्रम पूछ ले अगले वाले एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। तो ये इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी माइकर कोड जो कहते हैं अपन, बी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, और विजुअल डिस्प्ले रीड। ये इसमें डी ऑप्शन सही है इसका, ध्यान रखना। ये आउटपुट उपकरण है, बाकी सारे इनपुट्स हैं, और ये कंप्यूटर वाले किसी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। 150वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। यह 8वीं की बुक के अंदर दे रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जो आपको किसी भी पेनिसिलिन वाला चैप्टर जो बहुत सारी बुक्स के अंदर मिलता है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके पास जो 8th क्लास की बुक है, और ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब है। इन्होंने 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग किए, और ये इन्होंने लास्ट में इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, जो आपके इसके अंदर पूछा जा सकता है अगला भी। और ये क्वेश्चन तो है ये, इसके अलावा एक एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टिक्के की खोज की है। तो एडवर्ड जेनर को याद रखना, इसके अंदर ये चेचक के टिक्के की खोज करता। और इधर किण्वन की बात करें फ्रेगमेंट, तो ये लुई पास्चर है। ये कुछ जो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और ये पेज पहले वो यीस्ट खमीर वाला पहले बता चुका हूँ मैं आपको, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये आपके साइंस वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं इसके अंदर जो मैंने पीछे पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए, उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अपने मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर पढ़े हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। आपको मैं जो ज़रूरी होगा मैं बता दूंगा, बाकी मैं आगे बढ़ा दूंगा टॉपिक्स को। देखिए इसमें 128वां नंबर का जो क्वेश्चन है पेडागोजी का, वो कह रहा है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। ध्यान रखना, नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ ज्ञान सीधा सीधा डेफिनेशन को लेता है ना, परिभाषाओं को, और अनुप्रयोग एप्लीकेशन जानते हैं अपन। बोध यानी जिसको अपन अवबोध कहते हैं, जिसको कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जिसके अंदर दो चीज़ों में अंतर करना वगैरह, ये समझते हैं। यहाँ पर भावात्मक पक्ष जो है, क्योंकि ये सारे एक तरह से फिजिकल है, सारी चीज़ें फिजिकल है, जबकि यहाँ अनुमूलन है ना, वैल्यूइंग की बात कर रहा है, तो सी इसके अंदर से ऑप्शन है, ये आपके भावात्मक पक्ष संबंधित उद्देश्य है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। देखिए कितना शानदार प्रश्न। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें इसके ऑप्शन को अच्छी तरह से डिफाइन कर लेना चाहिए। विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। विश्वसनीयता मतलब मैंने बताया था कि एक परीक्षा आज की तारीख में ली जाए और उसके जितने नंबर आए नोट कर लें, और वापस आप 14 दिन बाद फिर से लें, तो भी अगर उतने ही नंबर आए तो ये आपके उसी पर्सन द्वारा, ध्यान रखना पर्सन भी वही होना चाहिए, उसी पर्सन द्वारा, तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। वस्तुनिष्ठता के अंदर क्या होगा कि अगर इसी के अंदर आपने वो अलग अलग प्रश्न कर लिए तो समय चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर कंडीशन में आपके वस्तुनिष्ठता की अगर अपन बात करें, तो वस्तुनिष्ठता के अंदर आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे ये सब ऑप्शन में दे रखे हैं ABCD, तो जिसमें किसी टीचर की या किसी भी परीक्षणकर्ता की खुद के पूर्वाग्रह या पक्षपात का कोई तरीका उस पर लागू नहीं हो, तो वो वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। विभेदकारिता सब वो अलग अलग करने वाले हैं। और योजना, ध्यान रखना ये पार्ट बिल्कुल ही प्लानिंग पूरा अलग हो गया, ये परीक्षण के अंदर नहीं शामिल है। तो इसलिए आपकी ये ACD अच्छे उत्तम परीक्षण के विशेषताएं हैं, जबकि योजना नहीं है। 130वां वाला जो प्रश्न है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण।
प्रोजेक्टेड टीचिंग, बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट, मॉडल। देखिए बुलेटिन बोर्ड, चार्ट और मॉडल ये सारे हम डायरेक्ट बच्चों को मतलब फिजिकली बता देते हैं, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है उस पर अपन डायरेक्ट किसी कंप्यूटर चीज़ से अपन उस पर उसके चित्र को उस पर प्रोजेक्ट करके बताते हैं, जो आजकल काफ़ी काम आता है। चुनाव वगैरह में आजकल बड़े बड़े प्रशिक्षणों के अंदर ये ओवरहेड प्रोजेक्टर ही काम में लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्टेड टीचिंग हेड। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक निष्कर्ष। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। देखिए यहाँ पूछा है मानसिक निष्कर्षों को महत्व देना, है ना, मेंटलिटी को मजबूत करना, मेंटल कंक्लूजन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके व्याख्यान युक्त हो नहीं सकता, व्याख्यान विधि हो नहीं सकती, प्रयोगशाला विधि हो नहीं सकती, इन सभी के अंदर मानसिक वाला मामला कम बैठता है। लेकिन इस समस्या समाधान के अंदर बालक जब समस्या का खुद समाधान करेगा, ठीक है, या बालक पूछेगा तो टीचर उसका समाधान करेगा, वो आपके मेंटल कंक्लूजन पर आएगा। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता? आप देखिए ये यूं का यूं प्रश्न मैथ्स के अंदर पूछा गया था कि विज्ञान का उत्पाद, तो हमें पता है वैज्ञानिक नियम है, कोई विशेष बात नहीं। फिर 133वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनोवेटिव है ना, नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? अब ये सभी घटक की बात कर रहा है। देखिए शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटक, हालांकि वो अभिक्रमित अनुदेशन को सही मानने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक भी किस सब के अंदर अपनी सीमा है। यहाँ ऑप्शन दिए दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन और अभिक्रमित अनुदेशन, तो सभी शिक्षण के अंदर कहीं ना कहीं कोई उसकी लिमिटेशंस है, इसलिए इसको बोनस कर दिया गया, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, देखिए निदान के उपरांत की बात कर रहा है, तो निदान के उपरांत के अंदर ये आपके क्या बनेगा? ये इस प्रश्न फिर से देखो रिपीट किया है 2021 के अंदर वाला इस प्रश्न ये भी, तो निदान के बाद उसका उपचार किया जाता है, सेम प्रश्न रिपीट किया है, तो ये डी वाला सही है। फिर आता है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, तो सीधा सा क्रमबद्ध के अंदर आपके आएगा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात है तो मूल्यांकन से ही तो पता चलेगा कि उस बालक ने जो उद्देश्य हमारे थे उनको प्राप्त किया है या नहीं, तो बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है परिभाषित करना। अभी भी मैंने बात की थी कि परिभाषित करना जो है वो, इसने पूछा क्या है कि परिभाषित करना, डिफाइनिंग क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो ये संज्ञानात्मक में कॉग्निटिव में आएगा। कॉग्निटिव के अंदर जो आपने सारे इसके उद्देश्य पढ़े होंगे उसके अंदर साफ साफ दे रखा है। जो भावात्मक संज्ञानात्मक जो अपन प्रस्तावना बनाते हैं ना किसी लेसन से पहले, तो उसके अंदर बच्चे इस फला डेफिनेशन, फला कॉन्सेप्ट को परिभाषित कर सकेंगे, हम ऐसा लिखते हैं उसके अंदर, तो वो संज्ञानात्मक में आएगा। फिर अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये शिक्षण पद जो है वो निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु सही आंसर है, जबकि ऑप्शन में पहला शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद और अभ्यास पद है। तो इन सभी के अंदर पहला ऑप्शन शिक्षण पद है वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। इस तरीके से मैंने 2015 की जो है 2017 वाला पेपर है, इस पेपर का विज्ञान का पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं, इसको समझते हैं, मेरी गारंटी आपके 30 में से 30 नंबर विज्ञान में से मतलब कोई नहीं काट सकता। 30 में से 30 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, क्योंकि इससे जुड़े मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको
क्लियर करा दिया है, तो आप आसानी से विज्ञान के पोर्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं और पेपर को कर सकते हैं आने वाली रीट में। और जो भी प्रयोगशाला सहायक और अदर जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी सहायक और उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ये जो CMPC चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये मेरा क्या कहूँ मैं, आप ही का है, सभी का। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें और इस लेक्चर को आप लाइक करें। साथ में जो CMPC नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मैंने इससे पहले वाले सारे जो लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आपको वहाँ देख सकते हो। इसके अलावा साथ साथ में आप पीछे जो प्लेलिस्ट दे रखी है आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ मेरे सारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट है बिल्कुल। आप उनको देख करके आप रीट में एक शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं। थैंक्स।